बच्चों नमस्कार। मैं मुकेश कुमार शर्मा, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 मुरार ग्वालियर से। बच्चों आज अपन पढ़ने जा रहे हैं जीव विज्ञान कक्षा 12 अध्याय 14 पारितंत्र, जिसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे पारिस्थितिक अनुक्रम, पोषक चक्र एवं पारितंत्र सेवाएं। सबसे पहले अपन जानेंगे पारिस्थितिक अनुक्रम। बच्चों आपने अध्याय 13 में समष्टि और समुदाय के लक्षणों और पर्यावरण में उनकी अनुक्रिया तथा किस प्रकार से अनुक्रियाएं एक वैयक्तिक अनुक्रिया से भिन्न हैं, इन बातों का अध्ययन किया होगा। चलो हम समय के साथ सामुदायिक अनुक्रिया के अन्य पहलुओं पर विचार करें। सभी समुदायों का महत्वपूर्ण लक्षण पर्यावरण के बदलते स्वरूप के साथ इसके संगठन एवं संरचना में निरंतर परिवर्तन होते रहना है। यह परिवर्तन क्रमबद्ध और भौतिक पर्यावरण के परिवर्तन के समांतर होते हैं। अंततः यह परिवर्तन एक समुदाय को गठित करते हैं जो कि पर्यावरण से संतुलन के नजदीक है और इसे चरम समुदाय कहा जाता है। एक सुनिश्चित क्षेत्र की प्रजाति संरचना में उचित रूप से आंकलित परिवर्तन को पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं। बच्चों अपन को पता चला कि पारिस्थितिक अनुक्रमण क्या है। किसी क्षेत्र विशेष में किसी प्रजाति की संरचना में उचित रूप से कोई निश्चित परिवर्तन आ जाए तो उसको अपन क्या कह देते हैं, पारिस्थितिक अनुक्रमण कह देते हैं। इसी प्रकार से अपन जानेंगे क्रमक क्या है। समुदाय का संपूर्ण क्रम जो दिए हुए क्षेत्र में सफलता पूर्वक परिवर्तित होता है उसे क्रमक कहते हैं। उसी प्रकार से अपन जानेंगे क्रम की समुदाय कैसे कहते हैं। विशेष परिवर्तनशील समुदायों को क्रमकी चरण या क्रमकी समुदाय कहा जाता है। अनुक्रमण के दौरान कुछ प्रजातियां एक क्षेत्र में नई बस्ती बसा लेती हैं और इनकी जनसंख्या अनगिनत हो जाती है, जबकि दूसरी प्रजातियों की जनसंख्या घटती चली जाती है और यहाँ तक कि वह अदृश्य या नष्ट हो जाती है। अनुक्रमकीय क्रमकी चरणों में जीवों की प्रजातियों की भिन्नता, जीवों की प्रजातियों की जनसंख्या वृद्धि, साथ ही संपूर्ण जैव मात्रा में वृद्धि, इस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। संसार के निवर्तमान समुदाय धरती पर जीवोत्पत्ति के पश्चात लाखों वर्षों के अनुक्रमण के फलस्वरूप उत्पन्न हुए हैं। हाँ, बात यह है कि अपन समझ सकते हैं कि वर्तमान में जो परिस्थिति दिख रही है, जो जंगल पेड़ पौधे या जीव जातियां दिखती हैं वो एक दो दिन में पैदा नहीं हुई हैं। जब से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई तब से लेकर आज तक लाखों वर्षों में ये पैदा हुए हैं। वास्तव में अनुक्रमण एवं विकास उस समय समांतर प्रक्रियाएं थीं। अतः अनुक्रमण एक प्रक्रिया है जो वहां शुरू होती है जहां कोई सजीव नहीं होते, अथवा कोई ऐसा क्षेत्र जहां कभी कोई सजीव नहीं रहा हो। तो बात समझ में आई। अनुक्रमण क्या है? किसी ऐसे क्षेत्र में पैदा होने वाला क्रम जहां पर कोई जीव जंतु पेड़ पौधा ना हो, वहां पर नए जीव जंतु और पेड़ पौधों का विकसित होना क्या कहलाता है? अनुक्रमण कहलाता है। उदाहरण के लिए अपन देख सकते हैं कोई नग्न पत्थर या फिर ऐसा क्षेत्र जहां के सभी जीव जो कभी वहां रहते थे किसी प्रकार से नष्ट या लुप्त हो गए। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि जिस स्थान पर पहले से कोई जीव नहीं था वहां पर अनुक्रमण विकसित हुआ तो अपन कहेंगे उसे प्राथमिक अनुक्रमण। जबकि जब पहले से जीव थे वो नष्ट हो गए और उस जगह पर दूसरे पुनः जीव विकसित हुए तो इस प्रकार के अनुक्रमण को अपन क्या कहेंगे? द्वितीयक अनुक्रमण कहेंगे। प्राथमिक अनुक्रमण किन जगहों पर प्रारंभ होता है? जैसे कि तुरंत ठंडा हुआ लावा, नग्न पत्थर, नव विकसित तालाब या जलाशय। नए जीवीय समुदाय की इस संस्थापना सामान्यतः धीमी होती है। मतलब जो प्राथमिक अनुक्रमण होता है वहां पर नए जीवी समुदाय की संस्थापना बहुत धीमी गति से होती है। विविध जीवों के जीवी समुदायों की संस्थापना से पूर्व वहां उपजाऊ मिट्टी अवश्य होनी चाहिए। मतलब जो प्राथमिक अनुक्रमण होता है वहां पर सबसे पहली आवश्यकता क्या है कि वहां पर उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, तब कहीं जाके वहां पर अनुक्रमण का विकास होगा। अधिकतर
अधिकतर जलवायु की निर्भरता के आधार पर प्राकृतिक रूप से उपजाऊ मिट्टी के उत्पादन में कई सौ वर्ष या कई हजार वर्ष लग जाते हैं। तो प्राथमिक अनुक्रम का स्लो होने के पीछे कारण क्या है कि सबसे पहले मिट्टी विकसित होती है और मिट्टी विकसित होने के लिए हजारों वर्ष का समय लग जाता है। ठीक है। द्वितीयक अनुक्रमण ऐसे क्षेत्र में प्रारंभ होता है जहां प्राकृतिक जीवी समुदाय निरस्त हो गए हों या नष्ट हो गए हों, जैसे कि पूरी तरह से छोड़ी गई कृषि योग्य भूमि, जले या कटे हुए वन, बाढ़ से प्रभावित जमीन। ऐसे क्षेत्रों पर जो अनुक्रमण विकसित होता है उसको अपन ने क्या नाम दिया, उसको नाम दिया अपन ने द्वितीयक अनुक्रमण। तो होता क्या है, द्वितीयक अनुक्रमण जहां पैदा होता है वहां पहले से कुछ मिट्टी या अवसाद जमा रहता है, जिससे द्वितीयक अनुक्रमण की क्रिया प्राथमिक अनुक्रमण की अपेक्षा तेजी से हो जाती है। ठीक है। साधारणतः पारिस्थितिक अनुक्रमण का विवरण वानस्पतिक परिवर्तन पर केंद्रित होता है, जबकि बाद में ये वानस्पतिक परिवर्तन विभिन्न प्रकार के जानवरों के खाद्य और शरण स्थल पर प्रभाव डालते हैं। अतः जैसे जैसे अनुक्रमण बढ़ता जाता है जानवरों के प्रकार एवं संख्या तथा अपघटन भी बदलते जाते हैं। ठीक। किसी भी समय प्राथमिक अथवा द्वितीयक अनुक्रम को प्राकृतिक अथवा मानव जनित बाधाओं द्वारा क्रमक अवस्था को प्राथमिक अवस्था में बदला जा सकता है, जैसे कि आग लगना, जंगलों का कटना इत्यादि घटनाओं के द्वारा ये संभव होता है। इन बाधाओं से ऐसी नई स्थितियां या अवस्थाएं पैदा हो जाती हैं जिनसे नई जातियों को प्रोत्साहन मिलता है तथा अन्य जाति जो पुरानी जातियां हैं वो हतोत्साहित हो जाती हैं अथवा वहां से निष्कासित हो जाती हैं। अब अपन जानेंगे पादपों का अनुक्रमण किस प्रकार से होता है। आवास की प्रकृति के आधार पर, चाहे वह पानी हो या बहुत अधिक गीला क्षेत्र हो अथवा शुष्क क्षेत्र हो, पौधों के इस अनुक्रमण को क्रमशः अपन क्या नाम देते हैं, जलारंभी और शुष्कतारंभी अनुक्रमण। मतलब ऐसे अनुक्रमण जो जल में प्रारंभ होते हैं उन्हें जलारंभी कहते हैं, और जो शुष्क क्षेत्रों या रेगिस्तानों में प्रारंभ होते हैं उन्हें अपन शुष्कतारंभी अनुक्रमण कहते हैं। जलारंभी अनुक्रमण जलमग्न क्षेत्रों में होते हैं और अनुक्रमण ऐसी अनुक्रमण श्रेणी हाइड्रिक से समोद्भिद या मीजोफाइट की परिस्थिति की ओर अग्रसर होती है। और मतलब हर परिस्थिति में जैसे कोई जलमंडल है तो वो सामान्य स्थिति में मतलब स्थल मंडल की ओर परिवर्तित होने की कोशिश करेगा और वहां पे सामान्य जंगल विकसित हो जाएंगे। इसके विपरीत शुष्कतारंभी अनुक्रमण भी शुष्क क्षेत्रों में होता है और यह अनुक्रमण भी शुष्कता श्रेणी से समोद्भिद की ओर जाने की कोशिश करता है। अतः जलारंभी एवं शुष्कतारंभी दोनों ही अनुक्रमण मध्यम जल परिस्थिति की ओर या जीरोफाइट से मतलब जो शुष्क होते हैं और जो जलीय होते हैं उनसे मध्यम की ओर जाने की कोशिश करते हैं। वह प्रजाति जो खाली एवं नग्न क्षेत्र पर आक्रमण करती है उन्हें मूल अन्वेषक प्रजाति कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, मूल अन्वेषक प्रजाति कहते हैं। जैसे प्राय लाइकेन चट्टानों पर प्राथमिक अनुक्रमण पैदा करते हैं। लाइकेन क्या करते हैं, जो चट्टान होते हैं उन्हें पिघलाने के लिए अम्ल का स्राव करते हैं तथा अपर्दन एवं मृदा निर्माण में सहायता करते हैं। बाद में इन स्थानों पर छोटे छोटे ब्रायोफाइट्स जैसे मांस और फर्न वगैरह होते हैं, मॉस फर्न, वो आसानी से पैदा हो जाते हैं। जब ये मांस और फर्न पैदा होते हैं तो इनके द्वारा मृदा की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि ये कम मृदा में पैदा होते हैं और जब ये मृत होते हैं तो मृदा में ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है और मृदा उपजाऊ हो जाती है। समय के साथ इनका स्थान बड़े बड़े पौधों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। अंततः कई चरणों के बाद एक स्थिर चरमावस्था पर वन समुदाय का निर्माण हो जाता है। ठीक है। जब तक पर्यावरण नहीं बदलता तब तक ये चरम सीमा समुदाय स्थिर रहता है, मतलब जंगल वैसे के वैसे बने रहते हैं। समय के साथ मरुस्थलीय आवास में भी समोद्भिदी परिवर्तन हो जाते हैं, मतलब वहां पर भी जंगल पैदा हो जाते हैं। अब अपन जानेंगे जल अनुक्रम के बारे में। जल में प्राथमिक अनुक्रमण में लघु पादप प्लवक मूल अन्वेषक होते हैं। लघु पादप प्लवक से तात्पर्य है काई, शैवाल वगैरह। ये क्रमशः जड़ वाले निमग्न पादप जैसे हाइड्रला है, वेलिसनेरिया है, वो निमग्न मतलब पानी में डूबे हुए पादप। जड़ वाले प्लावी पादप जैसे सिंघाड़ा है, मुक्त प्लावी पादप जैसे जलकुंभी है। इस प्रकार के कुछ दलदली नरकुल, फिर दलदली घास, फिर झाड़ियां और अंत में पेड़ों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं। ठीक है। और इस प्रकार से वहां पर जंगलों का विकास हो जाता है। अंततः वन ही पुनः चरम सीमा समुदाय होंगे। समय के साथ जल का आय स्थलीय पारितंत्र में परिवर्तित हो जाती है। द्वितीयक अनुक्रमण में प्रजाति का आक्रमण मृदा की स्थिति
जल की उपलब्धता, पर्यावरण तथा बीज या अन्य उपस्थिति पर निर्भर करता है। जैसे किसी जंगल में आग लग गई तो वहाँ क्या होगा, राख बन जाएगी। अब वहाँ पर किस प्रकार के बीज आते हैं, किस प्रकार की मृदा पैदा होती है, किस प्रकार की पादप जलवायु परिस्थितियाँ हैं, इसके आधार पर वहाँ पर द्वितीयक अनुक्रमण पैदा हो जाएगा। यद्यपि पहले से मृदा विद्यमान है तो द्वितीयक अनुक्रमण में अपन को पता है पहले से मृदा विद्यमान होती है, या यहाँ पर जो अनुक्रमण की दर है बहुत तेज हो जाएगी, क्योंकि मृदा बनने में बहुत समय लगता है, यहाँ पहले से है, और चरमावस्था तेजी से प्राप्त हो जाती है। समझने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि अनुक्रमण विशेष रूप से प्राथमिक अनुक्रमण एक बहुत धीमी प्रक्रिया है, जबकि जो कि चरमावस्था तक पहुंचने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। जिसमें दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह समझना है कि सभी अनुक्रमण चाहे पानी में हो या भूमि पर हो, एक ही प्रकार से चरम समुदाय मीजिक मतलब मध्यम कंडीशन की ओर अग्रसर होते हैं। अब अपन जानेंगे पोषक चक्रण के बारे में। अपन जानते हैं कि जीवों को लगातार वृद्धि, प्रजनन एवं विभिन्न कायिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए लगातार पोषकों के संभरण की आवश्यकता होती है। मृदा में विद्यमान पोषकों की मात्रा जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम आदि को स्थायी अवस्था के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह विभिन्न प्रकार के पारतंत्र में भिन्न भिन्न होती हैं और साथ ही मौसम पर आधारित होती हैं। यह समझना अधिक महत्वपूर्ण है कि पारतंत्र से पोषक कभी समाप्त नहीं होते, ये बार बार पुनः चक्रित होते रहते हैं और अनंत काल तक चलते रहते हैं। एक पारतंत्र के विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों की गतिशीलता को पोषक चक्र कहा जाता है। अपन को समझ में आया कि पोषक चक्र क्या है, कि जैसे पादपों ने भूमि से विभिन्न प्रकार के तत्वों को लिया, इस प्रकार से पोषक तत्व कहाँ पहुंचे, सजीवों के शरीर में, यहाँ से उत्पादकों के शरीर से वो कहाँ पहुंचेंगे, उपभोक्ताओं में, और जब उत्पादक और उपभोक्ता दोनों का शरीर मृत होगा तो ये वापस कहाँ पहुंच जाएंगे, मृदा में। ठीक है, तो इस प्रकार से पोषक तत्वों की गतिशीलता निरंतर भूमि से सजीवों में और सजीवों से फिर भूमि या वायुमंडल में चलती रहती है। तो इस प्रकार से पोषक चक्र का एक अन्य नाम भी है जैव भू रासायनिक चक्र, मतलब जैव या सजीव जीवन, और इनका सजीव जीवन से ये पोषक तत्व भू मतलब चट्टानों, हवा और पानी में निरंतर एक चक्र के रूप में चलते रहते हैं, इसलिए अपन ने क्या नाम दे दिया इसको, जैव भू रासायनिक चक्र। पोषक चक्र दो प्रकार के हो सकते हैं, गैसीय और अवसादी। एक तो हो गए गैसीय और दूसरे हो गए अवसादी या तलछटी। जिसमें गैसीय प्रकार के पोषक चक्र जैसे नाइट्रोजन चक्र है, कार्बन चक्र है, इनके भंडार वायुमंडल में विद्यमान होते हैं, जबकि अवसादी चक्र जैसे कि सल्फर एवं फास्फोरस के चक्र हैं, इनके भंडार धरती के पटल मतलब भूपरपटी पर स्थित होते हैं। यहाँ पर हम कार्बन तथा फास्फोरस चक्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले अपन जानेंगे कार्बन चक्र। जब आप सजीवों की संरचना का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि जीवों के शुष्क भार का लगभग 49% 49% भाग कार्बन से बना है। सबसे ज्यादा मात्रा क्या है, शरीर में जल है, और दूसरे नंबर पर क्या है, कार्बन है। इस बात को याद रखना। यदि हम भूमंडलीय कार्बन की पूर्ण मात्रा की ओर ध्यान दें तो हम देखेंगे कि समुद्रों में 71% कार्बन विलय के रूप में विद्यमान है। यह सागरीय कार्बन भंडार वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियमित करने का कार्य करता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि कुल वायुमंडलीय कार्बन का केवल 1% भाग वायुमंडल में समाहित है, बाकी सब इधर उधर है। जीवाश्मी ईंधन की भी कार्बन के एक भंडार का प्रतिनिधित्व करता है। कार्बन चक्र वायुमंडल, सागर तथा जीवित एवं मृत जीवों द्वारा संपन्न होता है। तो अपन समझ सकते हैं कार्बन चक्र किन किन के बीच में है, वायुमंडल के बीच में, सागर के बीच में, जीवित एवं मृत जीवों द्वारा इनका पूरा चक्र चलता है। एक अनुमान के अनुसार जैव मंडल में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रतिवर्ष 4×10⁻13 किलोग्राम कार्बन का स्थिरीकरण होता है। ठीक है, कितना होता है, 4×10⁻13 किलोग्राम। एक महत्वपूर्ण कार्बन की मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के श्वसन क्रिया के माध्यम से वायुमंडल में वापस जाती है। अपन को पता है कि CO2 जो अपन किस में छोड़ते हैं, श्वसन के दौरान छोड़ते हैं, वापस कहाँ चली जाती है, वायुमंडल में चली जाती है। इसके साथ ही भूमि एवं सागरों के कचरा सामग्री एवं मृत कार्बनिक सामग्री की अपघटन क्रियाओं के द्वारा भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अपघटकों द्वारा छोड़ी जाती है। तो ये कहाँ मिल जाएगी, जाके मृदा में और समुद्रों में मिल जाएगी। यौगिकीकृत कार्बन की कुछ मात्रा अवसादों में नष्ट हो जाती है और संचरण द्वारा निकाली जाती है।
यौगिकीकृत कार्बन का मतलब है जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस में बदल जाती है, अपन को पता है C6H12O6 मतलब ग्लूकोज में बदल जाती है। इस प्रकार से शरीर में कई रूपों में ये कार्बनिक यौगिक रूप में ये कार्बन अपने शरीर में पाई जाती है, उसकी बात होती है, उसे कहते हैं यौगिकीकृत कार्बन। अब वो यौगिकीकृत कार्बन या जो भी कार्बन है वो कहाँ पहुंच जाती है, जीवों के शरीर में। जीवों के शरीर माने चाहे पादप हो चाहे जंतु हो, ये कार्बन वापस लकड़ी के जलाने से, जंगली आग एवं जीवाश्मी ईंधन मतलब कोयला और पेट्रोलियम, इनके जलने के कारण कार्बनिक सामग्री, ज्वालामुखी क्रियाओं, इन सब के अलावा और कई अन्य वायु स्रोतों द्वारा वायुमंडल में ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मुक्त हो जाती है। जैसे अपन किसी लकड़ी को जलाते हैं तो धुआं निकलता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो ये फिर से CO2 के रूप में वायुमंडल में पहुंच जाती है। कार्बन चक्र में मानवीय क्रियाकलापों का भी एक महत्वपूर्ण प्रभाव है। जैसे तेजी से जंगलों का विनाश तथा परिवहन एवं ऊर्जा के जीवाश्मी ईंधनों को जलाने आदि से महत्वपूर्ण रूप से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करने की दर बढ़ती है या बढ़ रही है दिनों दिन। बच्चों देखो, अब अपन देखेंगे भूमंडल में कार्बन चक्र का सरलीकृत मॉडल। जैसा कि अपन देखते हैं कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा कहाँ पर है, इस चित्र में अपन देख सकते हैं, ये है वायुमंडल में CO2, ठीक है। यहाँ से ये CO2 इस एरो के द्वारा अपन देख सकते हैं, इस तीर के द्वारा अपन देख सकते हैं, ये जल में CO2 घुली हुई है और ये कैल्शियम युक्त अवसादों के रूप में जमीन के अंदर उपस्थित है। दूसरी अपन देख सकते हैं कि जो CO2 है यहाँ से किसने ग्रहण की, इन पेड़ पौधों ने ग्रहण की वायुमंडल से, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 का उपयोग हुआ, और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 का हो गया यौगिकीकरण, और ये CO2 पेड़ पौधों के अंदर C6H12O6 के रूप में और अन्य कार्बनिक यौगिकों के रूप में उपस्थित है, ठीक। यहाँ से ये CO2 या कार्बन की मात्रा कहाँ पहुंची, ये कार्बन पहुंची इन उत्पादकों से उपभोक्ताओं के शरीर में, ये उपभोक्ता हो गए। अब चाहे ये उत्पादक चाहे ये उपभोक्ता कोई भी मृत होने के बाद अपघटक क्या करेंगे, अपघटक इनके शरीर का अपघटन करेंगे और इनके शरीर में उपस्थित ये CO2 या कार्बन की मात्रा पुनः वायुमंडल में पहुंच जाएगी। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि श्वसन करेंगे, श्वसन के दौरान ये CO2 पुनः वायुमंडल में पहुंच जाएगी। अब दूसरा तरीका देखें, अब चाहे ये जीव जंतु हो चाहे पेड़ पौधे हों, ये क्या हो जाते हैं, ये इनके द्वारा जीवाश्मी ईंधन का निर्माण हो जाता है। जीवाश्मी ईंधन मतलब कोयला तथा पेट्रोलियम। अपन इस कोयला और पेट्रोलियम को जमीन से निकालते हैं, ये पेट्रोलियम को अपन ने जमीन से बाहर निकाला और इस पेट्रोलियम का किया उपयोग करने के बाद ये जीवाश्मी ईंधन जब मिट्टी में हवा के साथ जलता है तो हवा में CO2 को फिर से रिलीज कर देता है और ये CO2 वापस कहाँ आ जाती है, ये CO2 वायुमंडल में आ जाती है। इसके अलावा अपन देखें, जब अपन लकड़ी जलाते हैं, लकड़ी या कोयला जलाते हैं, तो लकड़ी या कोयला जलाते समय जो धुआं निकलता है उसमें मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 तथा कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। ये फिर से कहाँ पहुँच जाती है, वायुमंडल में पहुँच जाती है। तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि कार्बन की या कार्बन चक्र जो है वो किस प्रकार से जीवों से मृदा में या वायुमंडल में या कहना चाहिए रासायनिक पदार्थों का जैव से भू और भू से जैव तंत्र में लगातार चक्र चलता रहता है। इसलिए इसे अपन क्या नाम दे देते हैं, भू जैव रासायनिक चक्र। तो अपन ने ये कार्बन चक्र को समझा। अब अपन जानेंगे फास्फोरस चक्र के बारे में। फास्फोरस जैविक झिल्लियों, न्यूक्लिक एसिड तथा कोश की ऊर्जा स्थानांतरण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है। न्यूक्लिक एसिड मतलब DNA RNA। इसी प्रकार से कोश की ऊर्जा स्थानांतरण प्रणाली का मतलब ATP। ATP में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या ATP में फास्फोरस होता है, ठीक है। अनेक प्राणियों को अपना कवच, अस्थियां एवं दांत बनाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। फास्फोरस का प्राकृतिक भंडारण चट्टानों में होता है, जो कि फॉस्फेट के रूप में फास्फोरस को संचित किए हुए है। जब चट्टानों का अपक्षय होता है
तो थोड़ी मात्रा में ये फॉस्फेट भूमि के विलयन में घुल जाती हैं एवं उन्हें पादपों द्वारा या पादपों की जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार से फास्फोरस कहाँ प्रवेश कर गई? जीव शरीर में या जैव तंत्र में प्रवेश कर जाती है। शाकाहारी और अन्य जानवर इन तत्वों को पादपों से ग्रहण कर लेते हैं और जब इनका मृत शरीर या कचरा वापस अपघटित होकर जीवाणुओं द्वारा अपघटित किया जाता है तो अपघटित होकर ये फिर से मिट्टी में फास्फोरस मुक्त हो जाती है। देखें, फास्फोरस चक्र को एक चित्र के रूप में अपन देख सकते हैं। अपन देखते हैं कि फास्फोरस मुख्यतः चट्टानों में उपस्थित होता है। देखो, ये फास्फोरस कहाँ पे उपस्थित है? चट्टानों में। चट्टानों का हुआ अपक्षय। अपक्षय मतलब चट्टानों का टूटना फूटना, और ये अपक्षय के द्वारा ये चट्टानें टूट फूट कर मृदा में परिवर्तित होती हैं और ये मृदा में क्या हो गया? ये पोषक, ये कहना चाहिए फास्फोरस मृदा में उपस्थित हो गया और मृदा में आया पानी, तो ये फास्फोरस पानी के साथ घुल गया और इस जल को या मृदा विलयन को किसने ग्रहण किया? पादपों ने अर्थात उत्पादकों ने ग्रहण किया। और इस प्रकार से ये खनिज तत्व या ये फास्फोरस मिट्टी से या मृदा से उत्पादकों के शरीर में पहुंची। उत्पादकों के शरीर में पहुंची मतलब इस रासायनिक तत्व का जैव तंत्र में प्रवेश हो गया। यहां से उत्पादकों को किसने ग्रहण किया या खाया? उत्पादकों को खाया किसने? उपभोक्ताओं ने। और ये कहां पहुंच गया फास्फोरस? उपभोक्ताओं के शरीर में। अब चाहे तो उत्पादक हो चाहे उपभोक्ता हो, जब इनका शरीर मृत होगा तो इनके शरीर के मृत होने पर अपघटक क्या करेंगे? अपघटक कहना चाहिए कि सबसे पहले क्या होगा? ये अपरद में परिवर्तित हो जाएंगे, मतलब ह्यूमस में परिवर्तित हो जाएंगे और ह्यूमस में इस जैविक पदार्थों का अपघटन होगा और इस अपघटन का काम कौन करेगा? अपघटक, बैक्टीरिया और मतलब जीवाणु तथा जिन्हें अपन कहते हैं कवक, ये क्या करेंगे? इनका अपघटन करेंगे और अपघटन के फलस्वरूप ये तत्व फिर से मृदा विलयन में मिल जाएंगे, जहां से इनको पुनः उत्पादकों द्वारा ग्रहण किया जाएगा। इस प्रकार से उत्पादकों से उपभोक्ता होते हुए ये पुनः अपघटकों के माध्यम से मृदा में तत्व मिल जाएंगे। इस प्रकार से अपन ने देखा कि भू जैव रासायनिक चक्र में फास्फोरस चक्र पूरी तरह से चलता रहता है। अब अपन देखेंगे कार्बन चक्र और फास्फोरस चक्र में तुलना। कार्बन चक्र की भांति पर्यावरण में फास्फोरस चक्र को श्वसन द्वारा अवमुक्त नहीं किया जाता है। क्या आप कार्बन चक्र और फास्फोरस चक्र के बीच कुछ विभेदों का पता कर सकते हैं? तो आओ अपन देखते हैं। यहाँ पर फास्फोरस एवं कार्बन चक्र के बीच दो व्यापक अंतर हैं। पहला, बरसात के द्वारा वायुमंडल में फास्फोरस का निवेश कार्बन निवेश की अपेक्षा बहुत कम होता है। दूसरा, जीवों और पर्यावरण के बीच फास्फोरस का गैसीय विनिमय बिल्कुल नहीं होता है या बिल्कुल नगण्य होता है। अब अपन जानेंगे पारिस्थितिक सेवाएं या पारितंत्र की सेवाएं। एक स्वस्थ पारितंत्र आर्थिक, पर्यावरणीय तथा सौंदर्यात्मक वस्तुएं एवं सेवाओं के विस्तृत परिसर का आधार है। पारितंत्र प्रक्रिया के उत्पादों को पारितंत्र सेवाओं के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए एक स्वस्थ वन परितंत्र की भूमिका वायु एवं जल को शुद्ध बनाना, सूखा एवं बाढ़ों को घटाना, पोषकों को चक्रित करना, भूमि को उर्वर बनाना, जंगली जीवों को आवास उपलब्ध करना, जैव विविधता को बनाए रखना, फसलों का परागण कराने में सहायता करना, कार्बन के लिए भंडारण स्थल उपलब्ध कराना और साथ ही सौंदर्यात्मक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक मूल्य प्रदान करना है। इतने सब काम अपना पर्यावरण करता है। यद्यपि जैव विविधता की इन सेवाओं का मूल्यांकन करना एक कठिन कार्य है, परंतु यह मानना उपयुक्त है कि जैव विविधता को एक ऊंची कीमत की पर्ची प्रदान की जानी चाहिए। रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा एवं उनके साथियों ने हाल ही में प्रकृति के जीवन समर्थक या आधारी सेवाओं की एक कीमत निर्धारित करने का प्रयास किया है। इन शोधकर्ताओं ने इस मूलभूत पारिस्थितिक तंत्र की सेवाओं की एक वर्ष की कीमत औसतन 33 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तय की है। कितनी की है? 33 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, जिसे व्यापक तौर पर अनुदत्त भाव या लापरवाही से लिया जाता है,
क्योंकि वह मुक्त प्राप्त होता है। मतलब इतनी कीमती चीज को अपन लोग बड़ी लापरवाही से लेते हैं, क्योंकि ये सब चीजें अपन को ऐसा लगता है मुक्त मिल रही हैं, लेकिन दुनिया में कोई चीज मुक्त नहीं होती है। यह मूल्य वैश्विक सकल उत्पाद जीएनपी की कीमत का लगभग 3 गुना ज्यादा है, जो कि 18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। समझ में आ गई बात? इसका 3 गुना, विश्व की सकल उत्पाद का 3 गुना, इतना महत्वपूर्ण है। विभिन्न पारतंत्र सेवाओं की कुल लागत में से 50% केवल मृदा संरचना के लिए हैं, जबकि शेष सेवाएं जैसे कि पोषक चक्रण तथा मनोरंजन आदि प्रत्येक 10% से कम भागीदारी रखती हैं। वन्य जीवन के लिए जलवायु नियमन तथा बास की लागत लगभग प्रत्येक के लिए 6% है। ठीक है, तो ये इतना महत्वपूर्ण कार्य है वन्य सेवा, पर्यावरणीय सेवाएं पर अपन को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही अपना इस चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।